Hi guys, good morning. Welcome to another brand new lecture of Business Communication CSET. कैसे हो यार आप लोग? How are you guys doing? I hope all of you guys are safe, studying well, मस्त जी रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट मेरे को एक बात पूछनी थी कि आप लोगों को अभी ये फार्म बिल का जो रीसेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि फार्म बिल के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो क्या आप लोग को उसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, इसका कोई सरपाव नहीं है बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ साथ. बट आई एम आस्किंग यू, आर यू अवेयर एज अ जनरल नॉलेज थिंग कि आपको पता है क्या कि फार्मर्स ये फार्म बिल क्या था, वो अभी प्रेसिडेंट का उसको एसेंट मिला है कल. तो क्या आप लोगों को पता है कि फार्म बिल के बारे में? पता होना चाहिए यार. अगर अभी भी नहीं पता है तो कोई देरी की बात नहीं है. मे बी आप इस लेक्चर को कभी भी देख रहे हो एंड इफ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट दैट यू वॉचिंग दिस लेक्चर यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इट्स ओके. यू कैन ऑलवेज गूगल पे जाके, भैया गूगल बाबा सब बता देते हैं, आप वहाँ जाके सब समझ सकते हैं कि क्या क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा नहीं है, क्या सीन था, किस बारे में था. आप जब भी पढ़ रहे हो, अगर आपको इसके टॉपिक के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यू कैन ऑलवेज पिंग मी. बेसिक पॉइंट मेरा बताने का ये था 2 मिनट आपको कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे हूँ आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग नॉलेज देने के लिए, आपको एग्जाम पार कराने के लिए बहुत अच्छे मार्क्स से. बट एज अ वेल विशर, एज अ पर्सन जो चाहती है कि आपका बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करो, आई वुड रेकमेंड यू कि आप जो भी आसपास, एटलीस्ट पूरे वर्ल्ड में तो पता होना चाहिए, बट अपने देश में क्या हो रही है ना बातें, ये बातें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड तुमको तो यार करंट अफेयर्स का टॉपिक भी है, सो इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट. बट इवन इफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तुमको करंट अफेयर्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो भी आई रिक्वेस्ट यू कि तुम अपडेटेड रहना चालू करो. कभी तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझती, यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू तुषार सर. सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ों के पीछे मत भागो. ऑफकोर्स हैविंग अ डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए. आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आप कहीं 4 लोगों के साथ पूछ लियो, अंकल लोगों ने कभी बातें कर लिया, तुमने बोला हमको नहीं आता, तो तुम्हारा इंप्रेशन बी डेट तुम CSET लेवल पे हो चाहे प्रोफेशनल लेवल पे हो, तुम्हारा इंप्रेशन हो गया ढप. एंड आर प्रोफेशन, बाय आर प्रोफेशन आई मीन CS का प्रोफेशन, दिस इज वर्ड ऑफ माउथ वाला प्रोफेशन. मतलब बातें बातों से फैलती है, अरे बहुत अच्छा CS को बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छी CSS को बहुत अच्छी नॉलेज है. ओके, सो आई वॉन्ट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम. एंड मेरे कहने का मतलब बस यही था कि अपडेटेड रहा करो यार. अगर तुम्हें अभी नहीं समझ में आता है पढ़ के चीज़ें कि करंट स्टेटस क्या है उस बिल का, तो आप मुझे पिंग करिए. समझ जाता तो बहुत बढ़िया है. ठीक है, सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स, पूरा हमने कंप्लीट किया है बहुत बार रिवाइज करने के साथ साथ. एंड उसके साथ साथ हमने बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का भी काफ़ी एक्सटेंट तक पोर्शन कंप्लीट कर लिया, बट अभी भी काफ़ी पोर्शन बचा हुआ है उसका. डोंट वरी, वील एज प्लान वील केटर टू इट साइमल्टेनियसली विद द कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है बिजनेस करस्पॉन्डेंस. बिजनेस करस्पॉन्डेंस देखने में अति महालंबा चैप्टर है. अति महालंबा चैप्टर मैं तुमको एक बार ब्रीफ दे दूं. देखने में अति महालंबा चैप्टर यहाँ से चालू होता है, चले जा रहा 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 है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और यहाँ जाके चैप्टर खत्म होता है. ओके, सो इट लुक्स लाइक अ लेंदी चैप्टर, थोड़ा सा है भी मैं बोलूँगी, बट इतना कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है. हमने इसमें इतना कुछ ना लर्न करने के लिए नहीं है, चीज़ें समझने के लिए है. बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, और बहुत सारी चीज़ें मैं भी आपको प्रैक्टिकली अभी अभी दिखाते भी जाऊँगी कि ये चीज़ ऐसे होती है रियलिटी में, वो चीज़ वैसे होती है रियलिटी में, ताकि आपको वो रिटेंशन भी बराबर हो, और कभी आपको ये चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत पड़े अपने प्रोफेशनल करियर में, तो आप उसको प्रोमिनेंटली यूज़ कर पाओ. ओके, सो वी स्टार्ट विद बिजनेस कम्युनिकेशन. एक बात मुझे बताओ कि क्या मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? बिजनेस करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? छोड़ दो अभी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, मतलब आपके नोट्स में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, छोड़ दो. बिजनेस करस्पॉन्डेंस पढ़ने का नीड क्या है, क्या मतलब है? कभी भी मैं आपको बोलूँगी, आप कोई भी लेवल पे मुझसे पढ़ेंगे तो मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि पहले बच्चे ये समझो कि आपको वो टॉपिक पढ़ने की नीड क्यों है. बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर था, वो आपको समझा कि मुझे पढ़ने की नीड इसीलिए है क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम मीटिंग पीपल, मेरे बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मेरा इंप्रेशन फेल हो जाएगा.
बिजनेस करस्पॉन्डेंस की नीड क्यों है? पहले मैं आपको बता देती हूँ कि करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेटिंग थ्रू लेटर्स और कम्युनिकेटिंग इन राइटिंग अबाउट समथिंग. ओके, सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जब उस वे से राइटिंग में कम्युनिकेट करती हैं तो उसको हम बिजनेस करस्पॉन्डेंस बोलते हैं. अब मैं क्यों नीड है वो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि मैं तुम्हें बोलती हूँ ए सुनना, एक तरीका हो गया. दूसरा, ए सुनना यार, दूसरा तरीका हो गया. तीसरा, ए सुनना. 3 तरीकों से मैंने 2 ही शब्द बोले थे, 2 ही वर्ड्स, ए सुनना, और 3 तरीके से मैंने बोला. तीनों तरीकों का बोलने का तरीका और जिस तरीके से तुमने परसीव किया होगा वो अलग होगा. ए सुनना मतलब मैंने बहुत प्यार से, बहुत कर्टेसी तुम्हें देके, बहुत इज्जत तुम्हें देके वो बात बोली कि ए सुनना. दूसरा, ए सुनना यार क्या होता है? इससे तुम्हें लगा कि फ्रस्ट्रेटिंग टोन आ रहा है, तुमने समझ लिया कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा है सामने वाला. ये सुनना यार, सुनना बहुत हो गया ना, ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग टोन कैच कर रहा है. ए सुनना मतलब अब अति हो गई है और बहुत गुस्से में आ गई है मैडम, एंड दिस इज अ टोन वेर यू आर बीइंग इन्फॉर्म्ड कि बहुत गुस्से वाली सिचुएशन हो गई, आउट ऑफ हैंड सिचुएशन होने जा रही है. तो ये था जब हम वर्बली बात कर रहे थे, एक दूसरे से वर्बली बात कर रहे थे. मैंने कोई एक ही सेंटेंस को अलग अलग टोन्स में बोला और तुम समझते गए. उतना उतना सेंस हो जाता है इंसान को कि कौन से टोन में क्या कहना चाह रहा है इंसान. बट माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स, व्हेन यू कम्युनिकेट इन राइटिंग, टोन थोड़ी सुनाई देती है उसमें. टोन नहीं सुनाई देती है ना यार. आप लिख रहे हो ए सुनना, अब कोई इंसान किसी भी वे में परसीव कर सकता है. किसी का बड़ा अच्छा दिन जा रहा है, उसको आज ही बोनस मिला है तो वो हैप्पी वे में उसको पड़ेगा. कोई बीवी से लड़के आया है तो उसको लगेगा कि ये मेरे ऊपर चढ़ रहा है बेवजह का, और वो उसको उस तरीके से परसीव कर लेगा. तो सामने वाले के लिए अलग अलग ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं उसको परसीव करने के लिए. हेंस इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब वर्बली से कम्युनिकेट करने से ज़्यादा राइटिंग में जब आप कम्युनिकेट करते हो तो इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि सामने वाले को हमारा मैसेज एकदम राइट सेंस में बढ़े. इसीलिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हमें पढ़ना ज़रूरी है कि जब हम राइटिंग में चीज़ें दे रहे हैं तब उस चीज़ को बेस्ट वे में पुट फॉरवर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ओके, सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट आई गेव यू कि क्यों बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ना है, क्या नीड है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ने की. नाउ we'll move to the proper chapter thing. I hope आपको समझा होगा, कुछ इतना complicated था नहीं इसमें. इंट्रोडक्शन में मैंने बाजू में लिखा है, ये जो भी रेड में है अगर आपको अभी तक नहीं समझा है तो ये चीज़ें मैं लिखती हूँ, इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखी है, और अगर मैं लिख रही हूँ तो आपको भी लिखना है. और मैंने जितनी रेड में चीज़ें लिखी है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें आपको भी लिखनी है. ओके, यू हैव टू मेक योर स्टैंडर्ड नोट्स, इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड नोट्स कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज अकॉर्डिंग टू यू. ओके, ताकि वो नोट्स आपके लिए ईजी हो जाए. ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? व्हेन यू स्पीक यू कैन स्माइल एंड द लिसनर कैन सी योर स्माइल. Regardless of your choice of words, the listener recognizes that you wish to be pleasant in conveying your message. Regardless, तो मतलब सामने वाले को समझ जाता है जब हम स्माइल करके कोई चीज़ बोल रहे हैं तो मतलब कि हाँ हम बहुत इज्जत देने के वे से बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे. बट सिमिलरली इसमें वही चीज़ दिखी है जो मैंने आपको समझाई कि जब हम राइटिंग में देते हैं तो ये स्माइल, ये टोन, ये सब चीज़ें नहीं दिखती है, बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखती है. ऑल दैट यू सी इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स, एंड उसको परसीव करते कैसे, वो वाली एक प्रॉब्लम आ जाती है. हेंस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, हेंस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि जब हम कोई चीज़ राइटिंग में दे रहे हैं तो प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर तरीके से दे उसको. ओके, you can't change your approach if the reader reacts unfavorably. Thus there is need to draft a business letter very carefully. एक बार सामने वाले ने समझ लिया कि तुमने वो ए सुनना गुस्से वाला बोला तो तुम उसको कितना भी मना लोगे कि अरे नहीं मैं प्यार से बोल रहा था, आई डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इंटेंशन, वो नहीं मानेगा. ठीक है, सो इसीलिए सामने से आपको उसको बहुत प्रॉपरली ड्राफ्ट करना है पहले से ही. A business letter is usually a letter from one business entity to another or between such organizations and their customers and clients and related parties. एक business जब किसी दूसरे organization को देता है या customers को देता है या clients को देता है या related parties से communicate करता है या employees से communicate करता है तो उसको हम business letter बोल देते हैं. ओके, ये एक मतलब essentials of good business letter कि जब आप business letter लिख रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होनी ही चाहिए ताकि वो लेटर एक प्रॉपर बिजनेस लेटर बने. उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है लेटर हेड. ठीक है,
लेटर हेड। लेटर हेड पहले मैं आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली बता दूंगी कि लेटर हेड क्या होता है, फिर मैं आपके लिए एक इमेज भी डाउनलोड करके आई हूँ, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी प्रैक्टिकली कि रियल लाइफ में लेटर हेड कैसा दिखता है। ओके तो लेटर हेड में बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है। लेटर हेड में बेसिकली बेसिक डिटेल्स होती है। कंपनी का नाम हो गया, कंपनी या फर्म, पार्टनरशिप फर्म, आप देखते होंगे सीएस के लेटर हेड है, सीएस के लेटर हेड है। अगर वो कोई भी चीज़ कभी बैंक में सबमिट कर रहे हैं या कहीं ऑफिशियल पर्पज़ के लिए सबमिट कर रहे हैं तो वो अपने लेटर हेड की कॉपी पे लिखते हैं। एंड उसमें कंपनी का नाम होता है, कंपनी का लोगो होता है, उसका सिन नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है, वेबसाइट डिटेल्स होती है, एंड ये सब सारी चीज़ें होती है। देखो लोगो, टैगलाइन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, सिन नंबर एंड इट्स कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द कंपनी। ये सब चीज़ें क्या है, बेसिक डिटेल्स ना। जैसे तुम्हारे आधार कार्ड पे क्या लिखा होता है, तुम्हारा नाम लिखा होता है, तुम्हारे पापा का नाम लिखा होता है, तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ होता है एंड तुम्हारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, उसमें तुम्हारी फोटो होती है। तुम्हारी बेसिक डिटेल्स, तुम्हारी आइडेंटिटी तुमने आधार कार्ड में लिख दी, वैसी कंपनी की या कोई भी फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक डिटेल्स होती है वो लेटर हेड पे लिखना ज़रूरी हो जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लेटर हेड दिखता कैसा है। दिस इज़ हैज़ बीन अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम कि मुझे मिलना, गूगल पे आप देखोगे तो कभी इतना आसानी से मिलता नहीं है, बिकॉज लेटर हेड पे ना, जैसे मैंने बताया आपको, पर्सनल डिटेल्स लिखी रहती है। सो मुझे एक लेटर हेड मिला, मैं आपको मोर और लेस दिखाती हूँ कि वो कैसा दिखता है। ये देखो, इसका नाम क्या है, इंडिया मीडियालेटिक्स कंपनी। ये इनका लोगो है, ये इस कंपनी का लोगो है। यहाँ पे आप देखोगे जो उसका वो लोगो है और उसका नाम दिया हुआ है, एंड नीचे इनके कॉर्पोरेट एड्रेस का नंबर लिखा हुआ है, इनकी कॉर्पोरेट एड्रेस की डिटेल्स दी हुई है, इनकी फैक्ट्री की डिटेल्स दी हुई है, और वेबसाइट ईमेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, फ़ोन नंबर की डिटेल्स दी है। आप देखोगे तो ये ऐसा रहता है। आई विल जस्ट जूम आउट कि एक बेसिक है, ऊपर कंपनी का लोगो है, उसके बाजू में कंपनी का नाम है, नीचे आओगे तो कॉर्पोरेट एड्रेस, फैक्ट्री एड्रेस, किसी को जो भी एड्रेसेस लिखने हैं वो लिखते हैं, एंड बेसिक डिटेल्स कि आप हमें फ़ोन पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे इस नंबर, इस ईमेल से, इस ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट आप इस तरीके की विजिट कर सकते हैं। ये लेटर हेड के ऊपर ही सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होते हैं। आप कभी देखना, आप एज एन एनुअल प्रैक्टिस, और मे बी यू माइट हैव पॉसिबली सीन की सीएस का लेटर हेड और सीएस का लेटर हेड कैसा होता है, उसमें सीए का लोगो होता है या सीएस का लोगो होता है, एंड बाकी फिर फर्म की डिटेल्स मेंशन की गई होती है। सो दिस वाज फॉर योर बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने आपको बताई अभी कि लेटर हेड बेसिकली कैसा होता है। मैं अगर शायद नहीं भी बताती आपको ये चीज़ तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बट लाइक आई टोल्ड यू कि अगर हम जिस चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं ना तो हमारा रिटेंशन उस चीज़ को लेके बढ़ जाता है, एंड हमें वो चीज़ याद रहती है। और कभी कल को ये मुझे पता है कि लेटर हेड कंटेन्स बेसिक डिटेल्स, बट ये ऐसा कुछ दिखता है, ये अगर मुझे नहीं पता तो क्या फ़ायदा फिर, है ना। इन दी एंड जो भी हम थ्योरेटिकली अभी पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है, इसीलिए पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें। ओके, सो लेटर हेड के बारे में देखा कि बेसिक डिटेल्स रहती है उसके अंदर। लेटर हेड जनरली कैरीज कंपनी लोगो, ऊपर जो कंपनी का लोगो था उसका टैगलाइन, नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, सिन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, बेसिक डिटेल्स। इसको तुम समझ सकते हो कि जो भी, जैसे तुम्हारा आधार कार्ड है वैसे लेटर हेड पे कंपनी की बेसिक डिटेल्स मेंशन किए गए रहते हैं। नेक्स्ट इज रेफरेंस नंबर। A reference number helps us in retrieving the letter at a later stage. It may contain the initials of the letter writer, the department from which the letter originates, and the distinctive number allotted to it. रेफरेंस नंबर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अब एक आप ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, फर्म हो, कुछ भी हो, आपको कितने लेटर्स आते होंगे, इंक्वायरीज के, दुनिया भर की चीज़ों के, और आप कितने लेटर्स देते होंगे सामने। अब अगर किसी एक कस्टमर का इंक्वायरी लेटर आया था बहुत 1 महीना पहले, एंड मतलब अगर मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना है तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँगा ना, मुझे एक आईडी, मुझे कुछ लिंक करना पड़ेगा दोनों लेटर्स की, हाँ भैया तुमने मुझे उस दिन लेटर लिखा था और उसी के लेटर के रिस्पॉन्स में मैं तुमको आज कोटेशन दे रहा हूँ या मैं तुमको आज रिप्लाई दे रहा हूँ। तो उस लेटर पे जो रेफरेंस नंबर लिखा होगा वो रेफरेंस नंबर हम आज पुल आउट करेंगे। सपोज एक कस्टमर ने रेफरेंस दिया कि मुझे आपके प्रोडक्ट्स का प्राइस के बारे में जानना है एंड आप कितना डिस्काउंट मुझे दे सकते हैं उस बारे में जानना है। सो ऑफ कोर्स अ कंपनी में ऑफर डिफरेंट डिस्काउंट्स टू डिफरेंट क्लाइंट्स बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ रीजंस। तो अब उसको रिप्लाई करना है, तो वो
एक ऐसा लिखेगा कि बेस्ड विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर दिस डेटेड, कि आपने मुझे उस डेट पे भेजा था, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हैं। तो वो एक बराबर लिंक भेजता है। फिर सामने वाला कस्टमर को जब वो लेटर मिलेगा तो वो बोलेगा कि जो हमने जब लेटर लिखा था प्राइसेस के साथ, वो वाले रेफरेंस नंबर को देके लिखेगा कि विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर दिस डेटेड दिस कोटिंग सच प्राइजेस आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर। तो एक बराबर से लिंक मिली, एक बराबर से रिट्रीव करना पॉसिबल हुआ कि हाँ, एक लिंक से लिंक, दूसरे लिंक से तीसरे लिंक, एक बराबर से चेन बन गई एक प्रॉपर रेफरेंस नंबर के कारण। ओके, तो वो हमें दूसरे लेटर पे लिंक करने में आसानी देता है, रिट्रीव करने में रेफरेंस नंबर हेल्प करता है। रेफरेंस नंबर का भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि कैसा होता है बेसिकली रेफरेंस नंबर। गिव मी अ सेकेंड, ये रेफरेंस नंबर नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल है जो मैंने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है नेक्स्ट चीज़ के लिए। ये देखो आप, ये देखो यहाँ दिख रहा है, दिस इज इन रेफरेंस टू योर लेटर नंबर NWAC 2017-18-701 डेटेड ऑन द सब्जेक्ट नोटेड अबव। सब्जेक्ट क्या था उसका वो सब बताऊंगी मैं। सब्जेक्ट क्या होता है कि कन्फर्मेशन ऑफ एकेडमिक हाई स्कूल डिप्लोमा, मतलब सामने वाले बच्चे ने एडमिशन फॉर्म भरा हुआ था और उसका सिलेक्शन हो गया था, तो ये बता रहे कि भैया आपने जो एडमिशन फॉर्म लिख के भेजा था, हमें लेटर लिख के भेजा था, उस लेटर के रेफरेंस से, दिस इज इन रेफरेंस टू योर लेटर नंबर NWAC 1718 ऑन द सब्जेक्ट मैटर इट इज इन्फॉर्म दैट। फिर आगे का कम्युनिकेशन चालू होता है। पहले हमने एक लिंक लगा दी कि तुमने मुझे जो लेटर भेजा था ये नंबर का, उसके आगे की मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। सो इट हेल्प्स यू टू रिट्रीव थिंग्स, इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट विथ थिंग्स इन अ बेटर मैनर। ओके, सो अ रेफरेंस नंबर हेल्प्स अस इन रिट्रीविंग द लेटर एट अ लेटर स्टेज। इट इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड व्हाट कंटेंट्स ऑफ अ रेफरेंस नंबर शुड बी। कुछ लोग अल्फाबेटिक रखते हैं सिर्फ, कुछ लोग नंबर्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग अल्फा न्यूमरिक रखते हैं, मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों यूज़ करते हैं। नॉट अ वेरी रेलिवेंट डिटेल, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, हेल्प्स अस इन रिट्रीविंग द लेटर एट अ लेटर स्टेज। ओके, नेक्स्ट इज डेट। द डेट मस्ट बी रिटन इन फुल विदाउट एब्रीवेटिंग द नेम ऑफ मंथ। इसका मतलब क्या है फुल विदाउट एब्रीवेटिंग द नेम ऑफ द मंथ? एक हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं कि सपोज 20th जून 20, नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं हम। स्कूल में भी टेक्स्ट बुक्स में ऐसी डेट लिखते थे, आज भी मैक्सिमम जगह ऐसी डेट लिखते हैं। या बहुत हो गया तो 2020 लिख देंगे या 2019 लिख देंगे, व्हाटएवर। सो ऐसा एडवाइस किया जाता है। देखो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुमने ऐसा नहीं लिखा तो तुमको जेल हो जाएगी या तुम्हारा काम नहीं होगा। ऑल दीज थिंग्स यू आर लर्निंग इज टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, टू लीव कि भैया कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ की गड़बड़ का। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिखे। ऐसे लिखोगे तो ऐसा थोड़ी तुम्हारा काम नहीं होगा, ऐसा थोड़ी तुम्हारा काम नहीं होगा, बट इट इज़ एडवाइसेबल कि आप उसको ऐसे लिखो 20th जून 2020, ऐसे करके आप लिखो ताकि किसी भी चीज़ का कंफ्यूजन ना हो। अब आप बोलोगे मैडम इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, मतलब क्या कुछ भी बात है, मतलब 20 जून 2020 लिखा हुआ है वहाँ पे क्लियरली, इसमें भी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? बच्चे को भी समझती है बात, वेरी गुड, समझती है, ये हम इंडियंस को समझती है। व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समबडी आउटसाइड द कंट्री, स्पेशली इन अमेरिकन स्टेट्स, इन US वगैरह, तो वो लोग इस फॉर्मेट को कैसे पढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल से नहीं मैं बताती हूँ आपको, दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक है 7th जून 20, ठीक है, ये आपके हिसाब से 7 जून 20, आप इंडियन है, आपके हिसाब से 7 जून 20 है। अमेरिकन्स, ये कैसा फॉर्मेट हो गया, DD MM YY, डेट मंथ और ईयर। अमेरिकन्स, दिस इज व्हाट हैपन्स इन इंडिया। अमेरिकन्स इसको कैसे पढ़ते हैं, 7 जून 20 की जगह 6 जुलाई 2020, मतलब वो लोग इसको यहाँ लेके जाते हैं और इसको यहाँ लेके जाते हैं। ये उनकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये उनकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। सबकी अपने अपने देशों की अपनी अपनी प्रैक्टिस है, नोबडी इज टू बी ब्लेम्ड। सो इसीलिए कि ये कंफ्यूजन ना हो कि 7 जून 20 है कि 6 जुलाई 2020 है, हम बेटर है कि उसको फुल फॉर्म में लिखे। मतलब हम बेटर है कि मंथ को हम एब्रीविएट ना करें, एब्रीविएट मतलब छोटे फॉर्म में ना लिखे। जून है तो जून लिखे, उसको 06 ना लिखे, जुलाई है तो जुलाई लिखे, उसको 07 ना लिखे, ताकि कोई भी चीज़ का कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर
विदाउट डेट मस्ट बी रिटन इन फुल विदाउट एब्रीविएटिंग द नेम ऑफ द मंथ. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है उसी चीज़ का कि अमेरिकन कैसे उस चीज़ को परसीव करते हैं. डेट कहाँ लिखी जाती है? बिलो द रेफरेंस नंबर और टू इट्स एक्सट्रीम राइट. बिलो द रेफरेंस नंबर और टू इट्स एक्सट्रीम राइट में डेट लिखी जाती है. ये बच्चे आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है, कौन सी चीज़ कहाँ आती है. इसको आप कैसे कर सकते हो कि आप बेसिक मैं भी आपको दिखाऊंगी आगे लेटर्स, बेसिक लेटर्स के कुछ कुछ सैम्पल लेके उसको 2-3 लेटर्स को देख लोगे ना तो आपको एक फॉर्मेट समझ ही जाएगा कि डेट यहाँ आती है, सब्जेक्ट यहाँ आता है, उसके नीचे सैल्यूटेशन के नीचे सब्जेक्ट आता है, तो आपके दिमाग में जहन में वो चीज़ बैठ जाएगी. रादर देन अगर आप एक एक चीज़ से लर्न करो, अरे डेट रेफरेंस नंबर के नीचे आती है या फिर राइट साइड में आती है, ये यहाँ आता है वो वहाँ आता है, तो ये अननेसेसरी ब्रेन को प्रेशर देना. जो चीज़ सिंपली अंडरस्टैंड हो सकती है उस चीज़ के लिए अपने दिमाग को प्रेशर मत दो, उसके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं प्रेशर लेने के लिए. ओके, सो दिस वॉज डेट. Next we come to special markings. A few spaces below the date, one may show special markings such as confidential, air mail, through registered post, courier post, speed post, etc. अभी कुछ कुछ चीज़ें, हर लेटर ना हर कम्युनिकेशन हर इंसान के लिए नहीं होता, हर कम्युनिकेशन हर इंसान के लिए नहीं होता. अब अगर कोई दो कंपनीज हैं, वो लोग आपस में डिसाइड करिए कि हम मर्ज कर लेते हैं. मर्ज मतलब हम लोग दो अलग अलग कंपनीज छोड़ के अमेलगमेट हो जाते हैं और एक बड़ी कंपनी बना लेते हैं खुद को, या वो उनको बेचने वाली हैं. कुछ भी ऐसी कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक पब्लिक में नहीं पता चली है. आप बोलोगे कि पब्लिक में पता चली, कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी बड़ी बात हो गई, तुम आपस में मिल रहे हो, बैठ रहे हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है. जैसी ही एक कंपनी की अमेलगमेशन की न्यूज़ चली गई कि एक दिस कंपनी इज मर्जिंग विद दैट कंपनी, स्टॉक मार्केट में बवाल मच जाएगा. स्टॉक मार्केट में बवाल मच जाएगा. छोटी छोटी चीज़ों से स्टॉक के प्राइसेस फ्लक्चुएट हो जाते हैं. मतलब मैं ये आपको एग्जीक्यूटिव में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी. मैं एफएसएम का सब्जेक्ट लेती हूँ, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. वहाँ पे ये सब चीज़ें हम और पढ़ेंगे. मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है. तो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको स्पेशल मार्किंग दे देनी है कि दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल. एनवेलप पे भी आप देखोगे काफ़ी बार तो लिखा रहता है कॉन्फिडेंशियल. मतलब एनवेलप पे तो आपको लिखना ही है, अंदर लेटर के अंदर भी आपको लिखना है कि दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल. या फिर आप चाहते हो कि कोई चीज़ रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही जाए. जैसे अगर एमसी को आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, एमसी जो आपका माई बाप होने वाला है, आपकी दाल रोटी देने वाला है, उसको अगर कोई डॉक्यूमेंट में, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू सेंड इट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट. ओके, सो ये बेसिक चीज़ें, ये स्पेशल मार्किंग है. वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कुछ स्पेशल हम बताना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं कि इसको भैया ऐसे ही करना है. ये कॉन्फिडेंशियल है तो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा, ये रजिस्टर्ड मेल से जाना तो रजिस्टर्ड मेल से ही जाना पड़ेगा इस चीज़ को. सो इट्स अ स्पेशल मार्किंग. ये कहाँ आती है? डेट के फ्यू स्पेसेस बिलो द डेट, डेट के नीचे आती है स्पेशल मार्किंग. बहुत कम केसेस में ऐसा यूज़ होता है, बट इट इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन टू नो कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड स्पेशल मार्किंग इन लेटर्स. नेक्स्ट इज इनसाइड एड्रेस. इनसाइड एड्रेस क्या होता है? नेम एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट. जिसको भी आप लेटर भेज रहे हो, जिसको भी आप ये लेटर लिख रहे हो, उनका एड्रेस आपको लेटर के अंदर ऊपर ऊपर लिखना पड़ता है. आप बोलोगे मैडम एनवेलप पे लिखना पड़ता है ना, टू दिस फ्रॉम दिस इज. हाँ, एनवेलप पे लिखना पड़ता है, पर हम एनवेलप के बारे में पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, हम पढ़ रहे हैं कि लेटर के अंदर क्या चीज़ आएगी. तो लेटर के अंदर भी इनसाइड एड्रेस आएगा. मतलब आप जिसको भेज रहे हो, जिस रेसिपिएंट को भेज रहे हो, जो रिसीव कर रहा है आपका लेटर, उसका एड्रेस आपको लिखना है वहाँ पे लेटर के अंदर. ओके, इट इज़ रिटन बिलो द स्पेशल मार्किंग्स. इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द इनसाइड नेम एंड एड्रेस इज एक्जैक्टली द सेम दैट यूज्ड ऑन द एनवेलप. जो एनवेलप पे लिखोगे वही लिखोगे ना अंदर भी, एक ही एड्रेस नोटेशन फॉर्म करके चलना है. नेक्स्ट इज अटेंशन लाइन. इफ द लेटर इज एड्रेस टू अ कंपनी और वन ऑफ इट्स डिपार्टमेंट्स बट द सेंडर विशेस इट टू बी डेल्ट विथ by a particular individual, then an attention line may be inserted either above or inside the address. मतलब suppose कि मैं चाहती हूँ कि ये जो डेट है, ये जो लेटर है, ये मैं पर्टिकुलर लेटर ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाए. ये लेटर फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैंने एड्रेस किया, तो वहाँ आपने लिखा टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट. बट यार फाइनेंस डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, कितना बड़ा होता है बॉस, कितना बड़ा सा फाइनेंस डिपार्टमेंट. उससे जितनी बड़ी कंपनी उतने बड़े डिपार्टमेंट्स. एक एक डिपार्टमेंट में आप यकीन मानोगे 1000-2000 लोग भी होते हैं, उससे भी ज़्यादा भी होते हैं काफ़ी जगह. सो अगर मैं चाहती हूँ कि ये लेटर फाइनेंस डिपार्टमेंट को जा रहा है, बट यार मैं चाहती हूँ कि ये मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी क्रूशियल मैटर है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो सीनियर इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,
इनके जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उन्हीं के पास जाए, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो नीचे के लोग आते हैं, जनरल मैनेजर्स आते हैं, या फिर अरे एक क्लर्क भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का पार्ट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अलग से क्लर्क भी हो सकता है ना। सो इट इज़ कि मैं चाहती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस लेटर है ये सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही जाए फाइनेंस डिपार्टमेंट के। तो मैं अटेंशन लाइन डाल दूंगी यहाँ पे, आप देखोगे फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर हरीश अरोरा मैनेजर इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इनका एक डिपार्टमेंट है, उसमें भी ऑफकोर्स बहुत सारे लोग होंगे, जैसे मैं आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट जो लेटर भेज रहा है वो चाहता है कि सिर्फ हरीश अरोरा जी जो मैनेजर हैं इस डिपार्टमेंट के वो ही इस लेटर को पढ़े। ओके तो उन्होंने अटेंशन ला दी कि दिस इज फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर हरीश अरोरा। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि दिस लेटर इज फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर हरीश अरोरा। ओके जिस इंसान के लिए अगर आप स्पेशल अटेंशन चाहते हो कि इस पर्टिकुलर इंसान की स्पेशल अटेंशन में आए, तो आप वहां लिख दोगे अटेंशन लाइन, दिस इज फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर हरीश अरोरा मैनेजर इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स। ओके सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन होता है मतलब डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर जो कि आज तक आप लोग लिखते आए होंगे, या डियर मिस्टर वासवानी, डियर मिस वासवानी, डियर मिस्टर सिंह, डियर मिसेस सिंह, या मतलब तुम अपनी अगर इनफॉर्मल में बात करो तो बेबी, बाबू, सोना, ये सैल्यूटेशन ही है यार कि तुम सामने वाले को कैसे एड्रेस कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए सैल्यूटेशन। ऑफ कोर्स लेटर में हम बेबी, बाबू, सोना नहीं लिख सकते, बिजनेस लेटर है ये। तो सैल्यूटेशन मीन्स कि आप कैसे एड्रेस कर रहे हो सामने वाले इंसान को, उसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। तो अब सैल्यूटेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेलिटी, डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेलिटी। अगर वो आपके बहुत इतने आपके रिलेशंस नहीं है उनके साथ, एंड जो लेटर है वो बहुत ही पर्टिकुलरली फॉर्मल चीज़ों को लेके हार्डकोर बिजनेस से रिलेटेड है, तो यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल। अब इनफॉर्मल अगेन डजंट मीन कि हाय बेब, व्हाट्सअप बेब, ऐसे करके कोई बात नहीं करते हैं। इनफॉर्मल मतलब आप उनको फर्स्ट नाम से एड्रेस कर रहे हो, डियर दिव्या, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस। नॉर्मली कभी भी हम बिजनेस में ना किसी को भी आप देखते होंगे लास्ट नेम से एड्रेस करते हैं, लास्ट नेम से एड्रेस करते हैं, डियर मिस्टर वासवानी, डियर मिस्टर सिंह, कभी भी फर्स्ट नेम से एड्रेस नहीं करते। फर्स्ट नेम से हम उन लोगों का एड्रेस करते हैं जिनके साथ हमारे टर्म्स थोड़े अच्छे होते हैं, जो इनफॉर्मल रिलेशन का होता है। ओके इनफॉर्मल मतलब नॉट सो फॉर्मल रिलेशन। अगेन इनफॉर्मल को आप बेबी, बाबू, सोना वाले कैटेगरी में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हम बिजनेस लेटर्स की बात कर रहे हैं, हम बेसिक लेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ओके द चॉइस ऑफ सैल्यूटेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेलिटी वन विशेस टू डिजर्व। अगेन फॉर्मल इनफॉर्मल आपका जिस लेवल पे आप उस लेवल पे बात करेंगे। द फॉलोइंग लिस्ट शोज डिफरेंट सैल्यूटेशन। डियर सर, डियर मैडम, यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ आपके इसमें नहीं लिखा है, आपको भी लिखना है। डियर सर, डियर मैडम इज द स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन। स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन मतलब यही कॉमन प्रैक्टिस है, इसी तरीके से लेटर में एड्रेस किया जाता है। अगर आप किसी को भी लिखते हो तो डियर सर, डियर मैडम, इस तरीके से आप सामने वाले को एड्रेस करते हो। अब आप नीचे देखोगे द यूज ऑफ रिस्पेक्टेड सर शुड बी अवॉइडेड। है रिस्पेक्टेड सर शुड बी अवॉइडेड, हम बचपन से लेटर में यही लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, तो क्यों अवॉइड करना चाहिए? एज द वर्ड रिस्पेक्टेड नॉट बीइंग एन एडजेक्टिव इज ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल, इज ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल, मतलब उस चीज़ को एक प्रॉपर इंप्रेशन नहीं दिया जाता। तो अभी अगर आप आगे से कभी भी किसी को भी इन सब चीज़ों को ना आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। अगर आप ICSI को भी मेल लिख रहे हो ना, तो आप रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम मत लिखो, आप डियर सर, डियर मैडम लिखो। धीरे धीरे छोटे छोटे, अभी तो यार तुम कोई ऑफिस जा नहीं रहे हो, तुम एग्जीक्यूटिव क्लियर होगे, उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होगी, वहाँ तो तुम ऑब्वियसली ये सब चीज़ें यूज़ कर लोगे, बट अभी से आदत डालोगे तो वो सब बहुत नेचुरली आने लगेगी बाद में सब चीज़ें। ओके सो डियर सर, डियर मैडम इज़ द मोस्ट स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन। स्टैंडर्ड मतलब कि कॉमनली यही चलता आ रहा है दुनिया में और यही चलना चाहिए। ओके नेक्स्ट इज डियर मिस्टर एक्स, डियर मिस एक्स, मतलब डियर मिस्टर सिंह। मैंने आपको बोला ना कि कभी भी लास्ट नेम से एड्रेस करते हैं, फर्स्ट नेम से उनको एड्रेस करते हैं जो कि हमारा उनके साथ बॉन्ड अच्छा हो, उनको एड्रेस करते हैं। इनफॉर्मेलिटी इज एम्ड एट देन द सरनेम ऑफ द एड्रेसी इज प्रेफर्ड फॉर द यूज ऑफ मोस्ट करस्पॉन्डेंट्स। मोस्ट करस्पॉन्डेंट्स आपको नॉर्मली सरनेम ही यूज़ करना है, फर्स्ट नेम बेसिस पे बहुत कम चीज़ें। द यूज ऑफ फर्स्ट नेम वॉज ट्रेडिशनली अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर्स बट सैल्यूटेशंस इन बिजनेस नाउ आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली डायरेक्ट। ओके तो ये था सैल्यूटेशन। अब आपको सैल्यूटेशन में मतलब वही हो गया, सैल्यूटेशन मतलब आप कैसे एड्रेस करते हो सामने वाले को। तो स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन यही है, डियर सर, डियर मैडम। आप डियर मिस्टर सिंह, डियर मिस सिंह भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब डियर मिस्टर एक्स, डियर मिस एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेफर्ड इज डियर सर, डियर मैडम।
रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट हेडिंग. सब्जेक्ट हेडिंग क्या होती है? अभी कोई भी चीज़ की हेडिंग क्या होती है ना, अभी चैप्टर की हेडिंग थी, चैप्टर हेडिंग थी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, चैप्टर हेडिंग थी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब उससे क्या समझता है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में पूरा चैप्टर होगा, पूरी डिटेल्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड होगी. तो सब्जेक्ट हेडिंग क्या होगी? सब्जेक्ट हेडिंग ये होगी कि मेल में या लेटर में जो भी हम लिख रहे हैं उसमें किस किस चीज़ों के बारे में बात हो रही है, उसका एक समरी, उसका एक ब्रीफ आइडिया आपको आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट हेडिंग. ओके. जैसे चैप्टर हेडिंग होती थी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ आएगी, वैसे एक सब्जेक्ट हेडिंग होती है कि इसके अंदर जो हम नीचे लिखने वाले हैं वो किस बारे में होने वाला है, किस चीज़ के बारे में ये लेटर लिखा गया है. ओके. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द लेटर. प्लीज नोट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. डोंट टेक इट लाइटली. It is useful to provide a subject heading in longer letters. This helps the reader to find out in the first instance what the content of the letter are. Subject heading may be written in initial capitals or in lowercase and underscored or in capitals as shown. Basic. या तो ये जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, नॉर्मली हम ऐसे ही लिखते हैं ना कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद सब छोटा छोटा लिखते हैं, या फिर पूरा कैपिटल. तो सब्जेक्ट हेडिंग आपको इन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में लिखनी है कि या तो फर्स्ट लेटर, इनिशियल लेटर विल बी कैपिटल and the rest will be small, or entire subject will be in absolute capitals. Okay. The usual place for subject heading is either above or below the salutation. Normally I'll tell you it's below the salutation. Dear sir, dear madam, subject के नीचे से फिर main body start हो जाती है. This is the process how things go. Okay, so this was subject heading कि भैया हमारा जो communication है वो किस बारे में होने वाला है वो सब्जेक्ट में लिखा जाता है. नेक्स्ट है मेन बॉडी. मेन बॉडी ऑफ द लेटर में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. MCQ. मेन बॉडी ऑफ द लेटर में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स इज द मेन बॉडी ऑफ अ लेटर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. या फिर वो पूछ भी सकते हैं आपके किस किस बारे में. 3 पार्ट्स कौन से हैं? 3 पार्ट्स है इंट्रोडक्शन विच स्टेट्स द पर्पस ऑफ द लेटर, कि हाँ अगर सपोज ऑर्डर प्लेस करने के लिए है तो this is with reference to your letter number, I would like to place an order, and with reference to the quotation that you sent me, I would like to place an order. Next is the longer middle section which places the relevant facts. This section may be in several paragraphs or with a separate point. मतलब यहाँ पे आएंगे relevant facts. क्या भैया क्या क्या ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, आपने पहले इसमें बता दिया कि आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं. सेकेंड इसमें आपने बता दिया कि आप एग्जैक्टली क्या क्या ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं. थर्ड, कंक्लूजन. इट मे बी अ फीडबैक दैट मे बी रिक्वायर्ड. कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं कि होपिंग फॉर अ टाइमली डिलीवरी, होपिंग फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सो एज टू कंटिन्यू द एसोसिएशन, कुछ भी करके एंड कर देना है मतलब मुद्दे को. तो मेन बॉडी जो लेटर की है, सब्जेक्ट के नीचे जो मेन बॉडी आएगी वो 3 पार्ट्स में, कि पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि भैया मुझे ऑर्डर प्लेस करना है. दूसरा डिटेल्स प्रॉपर जो मेन मुद्दे की बात है वो सेकेंड पैराग्राफ में आ जाएगी. थर्ड पैराग्राफ सिर्फ क्लोज करने के लिए एक बेसिक आप फीडबैक या किसी क्लोजिंग सेंटेंस आप डाल देते हैं. क्लोजिंग सेंटेंस जो मैंने आपको बताया वो इस तरीके से भी हो सकता है. वी थैंक यू इन एंटिसिपेशन, वी लुक फॉरवर्ड टू अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, वी विल बी ग्लैड टू फर्निश एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वी expect you will continue or continue to extend patronage to us. We hope it is the beginning of a long-term business relationship. We regret it may not be possible to deliver the goods immediately. कुछ भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं. अगेन आप बोलोगे कि हम अभी तक तो ये लिखता है thanking you in anticipation. No, thanking you is grammatically incorrect. thanking you जैसा कोई word नहीं होता. We thank you in anticipation. We thank you for your efforts. We thank you for your cooperation or coordination. thanking you नहीं use होता, इसीलिए it is not advisable to use thanking you. It is not advisable to use thanking you. याद रखिए कि जो आप commonly use करते आए हैं अभी तक वो use नहीं होता है, तो आपको अपने जहन से उन चीज़ों को निकाल देना है. रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम यूज़ नहीं होता है. थैंकिंग यू यूज़ नहीं होता है. तो मैडम क्या यूज़ होता है बता देते हैं आपको. वी थैंक यू इन एंटिसिपेशन, ये सारे सेंटेंसेस यूज़ होते हैं. फिर लास्ट में होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. क्लोज मतलब अभी आपका लेटर ख़त्म हो गया है, आप क्लोज कर रहे हैं. क्लोज करने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली. अब इसका कनेक्शन होता है सैल्यूटेशन से. सैल्यूटेशन वही था ना, डियर सर, डियर मैडम, डियर मिस्टर एक्स, डियर मिस एक्स. रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम वाली चीज़ नहीं होती है. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कनेक्शन होता है इसका सैल्यूटेशन के साथ. सैल्यूटेशन के साथ क्या कनेक्शन है ये यहाँ मेंशन किया हुआ है
यहाँ पे भैया मैंने पटाखा बना हुआ है, प्लीज़ पटाखे को इग्नोर ना करें। पटाखा का मतलब वही है कि दिमाग में ऐसा पटाखा बज जाना चाहिए कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये चीज़ को बहुत फोकस के साथ पढ़ना है। तो अगर आप सर लिख रहे हैं तो योर्स ट्रूली ही आएगा उसके साथ। अगर आप सर कॉमा नो डियर नो मिस्टर नथिंग, आप सर लिख के कॉमा लिख रहे हैं तो उसके साथ योर्स ट्रूली ही आएगा। अगर आप डियर सर लिख रहे हैं तो उसके साथ योर्स फेथफुली आएगा। डियर मिस्टर एक्स लिख रहे हैं तो योर्स सिंसियरली आएगा। हमारा स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन कौन सा था? हमारा स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन था डियर सर डियर मैडम वाला। डियर सर डियर मैडम वाला स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन था, तो भैया स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कौन सा आ गया? योर्स फेथफुली। डियर सर डियर मैडम वाला स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन था, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गया योर्स फेथफुली वाला। सेकेंड बेस्ट कौन सा था? डियर मिस्टर एक्स डियर मिस एक्स, उसका सेकेंड बेस्ट रेफरेंस था, तो उसका सैल्यूटेशन है योर्स सिंसियरली। और सर मैम अगर सिर्फ इतना लिखा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए योर्स ट्रूली। प्लीज अगेन रिवाइज विथ मी, इसको यहीं का यहीं लर्न करके खत्म कर दो। स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन था मैडम डियर सर डियर मैडम, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ऑफ दैट स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन इज गोइंग टू बी योर्स फेथफुली। सेकंड प्रेफरेंस आपने बताया कि डियर मिस्टर एक्स डियर मिस एक्स यूज होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा योर्स सिंसियरली। अगर सिर्फ सर और मैम यूज हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा योर्स ट्रूली। प्लीज रिवाइज विथ मी अगेन, डियर सर डियर मैडम का होगा योर्स फेथफुली, डियर मिस्टर एक्स डियर मिस एक्स का होगा योर्स सिंसियरली, सिर्फ सर मैम अगर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा योर्स ट्रूली। ये इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट ने ऐसी डब्बा बना के नहीं दिया हुआ है टाइम पास के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। दिस कैन बी अ वेरी गुड एमसीक्यू क्वेश्चन, एंड जस्ट बिकॉज आपने उसको लाइटली लिया होता आपके मार्क्स हट जाते। मैंने अभी आपको कोशिश किया कि आपको यहीं का यहीं लर्न हो जाए, फिर से जब हम रिवाइज करेंगे तो हम प्रिटी श्योर कि वो चीज़ लर्न हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज सिग्नेटरी। सिग्नेटरी मतलब किसने लिखा है। आप कोई भी लेटर लिखते हो तो एक अकाउंटेबिलिटी अटैच होती है उसके साथ, एक अथॉरिटी अटैच होती है। अब जैसे किसी ने मांगा कि आप कोटेशन बताओ मुझे कि आपके प्रोडक्ट्स की सर्विस, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग क्या है, क्या चीज़ें हैं, और मैंने कोटेशन भेज दिया। अब मैंने उसमें नीचे लिखा ही नहीं कि दिव्या ने कोटेशन भेजा है, और अगर मैंने गलत कोटेशन भेजा तो कंपनी कैसे पकड़ेगी मुझे आके कि तूने साले गलत कोटेशन कैसे भेजा। इट्स नॉट जस्ट सेंडिंग अ रॉन्ग कोटेशन, इट्स इन्फॉर्मिंग द कस्टमर इनकरेक्टली। बाद में आप कस्टमर को ये थोड़ी बोल सकते हमसे गलती हो गई, क्या इंप्रेशन बोलेंगे, बोलेंगे कोटेशन सही से नहीं दे पा रहे तो हमें प्रोडक्ट क्या सही डिलीवर करेंगे। सो इट्स नॉट जस्ट समथिंग कि एक गलती ही तो हो गई, वो वाला एटीट्यूड नहीं है यहाँ पे। थिंग्स आर शिट सीरियस हियर। ओके, सो सिग्नेटरी मतलब किसने ये लेटर लिखा है वो एक साइन कर देता है और नीचे ब्रैकेट्स में अपना नाम लिख देता है। यहाँ देखो अंबुज चंदना, और अपना डेजिग्नेशन दे देता है रीजनल सेल्स मैनेजर, ब्रैकेट में अपना नाम, नीचे आपका डेजिग्नेशन, कुछ कुछ केसेस में बीच में साइन भी हो जाती है। बट ये दोनों चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रैकेट में अपना नाम लिखोगे और नीचे अपना डेजिग्नेशन लिखोगे कि आप कौन सी पोस्ट पे हो, और ये चीज़ हमेशा कैपिटल्स में आएगी। आप अपना नाम हमेशा कैपिटल्स में ब्रैकेट में लिखोगे, आप हमेशा अपना नाम हमेशा कैपिटल्स में ब्रैकेट में लिखोगे। ऊपर सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था कि या तो पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं या फर्स्ट लेटर कैपिटल में, बाकी सब छोटे में। ये दो ऑप्शन थे वहाँ पे सब्जेक्ट में। यहाँ पे सिग्नेटरी में ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिग्नेटरी में आपको अपना नाम कैपिटल्स में ही लिखना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। Okay, enclosures and copies circulated. List of enclosures to whom the copies of the letter are being circulated. Original इसके दो टाइप्स होते हैं, एक CC और एक BCC। मेल्स में भी देखा होगा आपने। कॉपीज़ पहली बात तो सर्कुलेट क्यों करनी है, एक पूरी टीम है, ठीक है, एक पूरी कोई प्रोजेक्ट होता है, अगर कोई प्रोजेक्ट कंपनी स्टार्ट कर रही है, कोई डिपार्टमेंट स्टार्ट कर रहा है, तो वो अकेला इंसान नहीं करता है। देर इज़ अ टीम ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट, कि कोई मार्केटिंग देख लेगा, कोई टेक्निकल एस्पेक्ट देख लेगा, कोई फाइनेंस एस्पेक्ट देख लेगा, फाइनेंस के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, तो एक पर्टिकुलर टीम इन्वॉल्व है। तो कभी भी अगर उस टीम के इससे कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो आप एक एक को मेल फॉरवर्ड करने की बेवकूफ़ी ना करनी पड़े आपको, एक एक को अलग से मेल सेंड करने की बेवकूफ़ी ना करनी पड़े आपको, इसीलिए आप नीचे डाल देते हो CC। मैंने आपको लेटर दिया कि ये बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेस हैं। अब मैं बुक माई लेक्चर, चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैं बुक माई लेक्चर्स की टीम में काम करती हूँ, ठीक है, मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ। उसमें मैंने सिर्फ आपको मैंने अंकित नाम के एक लड़के को लेटर भेजा या मेल एड्रेस किया, कुछ भी बोल सकते हैं, मेल एड्रेस किया कि डियर अंकित प्लीज़ फाइंड द नोट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन अटैच्ड, एंड मैंने आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं मैंने आपको प्रोवाइड क्लियर कर दिए। मेनली मैंने आपको पूरा अपना कंटेंट जो था, डिलीवरी थी, वीडियो लेक्चर्स थे, नोट्स थे, वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं।
अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बॉसेस हैं, मतलब मेरे जो को टीम मेंबर्स हैं, लेट्स से मेरे जो को टीम मेंबर्स हैं जो BML की टीम में हैं, उनको मैं बता दूं कि भैया अंकित को मैंने डिलीवर कर दिया है लेक्चर्स, और अंकित को मैंने बता दिया है कि ये नोट्स है और ये लेक्चर्स हैं। तो मैं तुषार सर को CC मार्क कर दूंगी, मैं पवन सर को CC मार्क कर दूंगी, मैं प्रतीक सर को CC मार्क कर दूंगी कि आप देख लीजिए कि मैंने सामने वाले इंसान को अपना लेक्चर प्रोवाइड कर दिया, मेरी तरफ से कमिटमेंट खत्म हो गया है यहाँ पे। सो दिस इज CC मतलब ये बताने के लिए मेरा मेल तुमको ही था, उनके कोई काम के नहीं है बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर्स, उनके कोई काम के नहीं है बिजनेस कम्युनिकेशन के नोट्स। मेरा मेल तुमको ही एड्रेस था कि ये बिजनेस कम्युनिकेशन के नोट्स और ये बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर्स है, बट मैं अपने दूसरे मेंबर्स को बताना चाहती थी कि मैंने ये नोट्स और लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं अंकित को, तो मैंने उनको CC में मार्क किया। CC मतलब कार्बन कॉपी। और ये तुम भी देख पाओगे अपने मेल में कि CC में तुषार सर मार्क्ड है, पवन सर मार्क्ड है। मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, हमें प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि तुम्हें भी दिखेगा कि ये अच्छा, ये मैडम ने बता दिया है तुषार सर वगैरह को कि मैडम ने मुझे नोट्स दे दिए हैं। ओके, दूसरा वेरिएंट आता है, मतलब इन इंस्टेंसेस में सर्कुलेट होता है कॉपीज ऑफ दैट पर्टिकुलर लेटर। ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल था कि किस किस क्यों सर्कुलेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्यों किसी को कॉपी देने की ज़रूरत पड़ सकती है उस लेटर की। नेक्स्ट होता है BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC में मैंने बोला कि अंकित को दिख रहा था कि तुषार सर, प्रतीक सर, पवन सर, ये लोग CC में मार्क थे, कार्बन कॉपी में मार्क थे, पर मैंने अपने हस्बैंड को भी उसमें BCC मार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे फीडबैक दे कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, मुझे थोड़ा बताए, मुझे थोड़ा क्रिटिकली असेस करे कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं सही पढ़ा रही हूँ क्या, मेरे नोट जो है वो फ़ायदेमंद है क्या। तो मैंने उसको BCC मार्क कर दिया। वो ना तुम्हें दिखेगा कि मैंने अपने हस्बैंड को CC मार्क किया, क्योंकि मेरा पर्सनल मैटर है ना, मैं नहीं चाहती कि अंकित को दिखे या दूसरे सर लोगों को दिखे, तो मैंने उसको BCC मार्क कर दिया। BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी कर दी कि डियर मतलब हस्बैंड की ईमेल ID डाल दी वहाँ पे, ताकि वो क्रिटिकली मुझे असेस कर पाए। तुम्हें नहीं दिखेगा क्योंकि ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, तो तुम्हें नहीं दिखेगा कि मेरे हस्बैंड उसमें मार्क्ड हैं, दूसरे सर लोगों को नहीं दिखेगा कि मेरे हस्बैंड उसमें मार्क्ड है, सिर्फ मुझे दिखेगा। ओके, तो जब आप चाहते हो कि आपने सामने वाले को लेटर भेजा है, ये दूसरों को दिखाना चाहते हो, तो आप उसको CC मार्क करते हो। जब आप नहीं चाहते हो कि या तो रेसिपिएंट को या दूसरे लोगों को पता चले कि मैंने किसको भेजा है ये कॉपी, तो आप BCC मार्क करते हो। आई होप द डिफरेंस इज प्रीटी क्लियर टू यू। To whom copies of letters may be circulated may be given below the designation of the sender. In some cases, copies of a letter may require circulation while keeping the original recipient in dark. The abbreviation in such cases changed to BCC in letters being circulated. Okay, so this was CC BCC जब आपको कॉपी सर्कुलेट करनी हो तो। Next is annexure. If you wish to annex some documents with the letter, then information about these may be listed at the end. मतलब अगर आपने सपोज आपने एक इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है, अपनी सब डिटेल्स दे दी, आपने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया, आपने डियर सर डियर मैडम लिखा है, वहाँ पे आपने प्रॉपर सब्जेक्ट दिया है, दिस इज़ फॉर अप्लाइंग फॉर एन इंटरव्यू, फिर आपने प्रॉपर पूरा लिखा है कि दिस इज़ विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, आई हियर बाय विश टू अप्लाई, ऐसा करके आपने पूरा लेटर एक तरीके से ड्राफ्ट किया हुआ है। ओके, आपने लेटर पूरा बराबर से ड्राफ्ट किया हुआ है, ये आपने पूरी डिटेल्स बराबर से लिख दी। अब उसके साथ आप अपना रिज्यूम भी भेजोगे ना, रिज्यूम मतलब जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, आपकी कैपेबिलिटीज़ का एक पूरा लिस्ट बना हुआ है, उसको रिज्यूम बोलते हैं या CV बोलते हैं। तो वो आपने उसको तो वो आप अटैच कर देते हो मेल में, दैट इज़ एनेक्सचर। जब आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हो सामने, या कभी हम किसी को मेल करते तो बोलते हैं आप अपना ID प्रूफ अटैच कर दीजिए, एनेक्स कर दीजिए ID प्रूफ अपना आपके साथ, तो आप मेल पर अटैच कर देते हो या सामने डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टेपल कर देते हो, सो दैट इज़ एनेक्सचर। When you want some document to be annexed to it, that is annexure. अब ये यहाँ पे essentials of good business letter जो था वो टॉपिक ख़त्म हो गया है। आप देखोगे कि सब्सटैंशियल पोर्शन हमारा क्लास का इसी में चले गया, बट बहुत ज़रूरी है बच्चे, ये बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स बट ऑल्सो फ्रॉम अ प्रैक्टिकल रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू। ये चीज़ें तुम्हें कोई समझाएगा नहीं, इस लेवल के बाद तुम्हें एग्जीक्यूटिव में ट्रेनिंग में ये सब कोई समझाएगा नहीं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सैल्यूटेशन क्या होता है, इसीलिए तुमको अभी समझा दे रहे हैं कि भैया तुम एक प्रॉपर फुल फ्लेज प्रोफेशनल कोर्स में आओ, उसके पहले तुम बेसिक चीज़ें जान लो और ये सब पूछने की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए।
ओके, सो एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर हम एक बार प्रॉपर्ली इसको रिवाइज कर लेते हैं फट से, फिर हम एक छोटा टॉपिक लेते हैं उसके बाद। एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर, मैडम लेटर हेड होना चाहिए। लेटर हेड में क्या होता है मैडम? लेटर हेड में बेसिक डिटेल्स होती है कंपनी की, उनका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई। उसके बाद आता है मैडम रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर होता है रिट्रीव करने के लिए इन्फॉर्मेशन, अगर हमें किसी दूसरे लेटर से लिंक करना होता है उस चीज़ को तो हम रेफरेंस नंबर यूज़ करते हैं। फिर आती है डेट। डेट मैडम एडवाइस की जाती है कि कभी भी एब्रीविएशन में लिखना नहीं चाहिए, कभी भी मंथ को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, पूरा मंथ स्पेल करके लिखना चाहिए। उसके बाद आता है मैडम स्पेशल मार्किंग। स्पेशल मार्किंग क्या हो सकती है कि मैं चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंशियल रहे, या मैं चाहती हूँ ये एयर मेल से जाए, या मैं चाहती हूँ कि ये रजिस्टर्ड पोस्ट से जाए। उसके बाद आता है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस होता है मैडम जिसको हम भेज रहे हैं लेटर, उसका एड्रेस, रेसिपिएंट का एड्रेस इनसाइड एड्रेस होता है। अटेंशन लाइन की मैं चाहती हूँ कि इसी पर्टिकुलर बंदे को अटेंशन मिले इस लेटर का। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैडम है मैडम। उसके बाद आता है डियर मिस्टर एक्स, डियर मिस वाई, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम हम नहीं यूज़ करते हैं। फिर आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते थे, फिर हम मुद्दे की बात करते हैं और लास्ट में कंक्लूजन से एंड करते थे। कंक्लूजन किस टाइप के हो सकते हैं? वी थैंक यू इन एंटिसिपेशन, वी लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। थैंकिंग यू यूज़ करना अलाउड नहीं है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में डियर सर, डियर मैडम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है योर्स फेथफुली। और अगर हम डियर मिस्टर एक्स, डियर मिस वाई यूज़ करें तो योर्स सिंसियरली। अगर हम सिर्फ मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई यूज़ करें तो योर्स ट्रूली। फिर सिग्नेटरी आता है जो कि जिसने लिखा है वो साइन करता है, जो उसका नाम है उसका ब्रैकेट में नाम आता है कैपिटल्स में, नीचे उसकी डेजिग्नेशन आती है। उसके बाद आता है एनक्लोजर की, किस किस को हमने कॉपीज सर्कुलेट की है, और एनेक्सर्स की क्या मैं चाहती हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच हो गया। कि एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर खत्म हुआ। इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम प्रैक्टिकल एज वेल एज सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, फिर अब ये हम यहाँ ले लेते हैं बस एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, विल barely टेक 2 minutes। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, फॉर्मल बिजनेस लेटर होते हैं और इनफॉर्मल बिजनेस लेटर होते हैं। अब भैया ये समझो, वो बोल रहे फॉर्मल बिजनेस लेटर, फॉर्मल बिजनेस लेटर, इनफॉर्मल बिजनेस लेटर, इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। फॉर्मल बिजनेस लेटर तुम्हें पता है काम की बातों के लिए। इनफॉर्मल बिजनेस लेटर ये नहीं है कि गपशप करने के लिए कि चलती है कॉफ़ी पे, लेट्स गो फॉर कॉफ़ी बेब, लेट्स गो टू डिस, ये सब नहीं। इनफॉर्मल बिजनेस लेटर ही है वो, इनफॉर्मल बिजनेस लेटर ही है वो। इनफॉर्मल पर्सनल लेटर नहीं, इनफॉर्मल बिजनेस लेटर ही है। तो दोनों चीज़ें बिजनेस में ही यूज़ होती है, दोनों चीज़ें बिजनेस टर्म्स के अकॉर्डिंग ही यूज़ होती है। बट जो कि फॉर्मल बिजनेस लेटर है वो डे टू डे यूजेस के लिए यूज़ होता है, और इनफॉर्मल बिजनेस लेटर थोड़ी कम रेलिवेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फॉर्मल बिजनेस लेटर, formal business letter are typical or standard business letters meant for legal or official correspondence. These letters include business deals, order, claim, dispute, settlement, agreement, information request, सेल्स रिपोर्ट एंड अदर मैटर। मतलब अगर आपको कस्टमर ऑर्डर पे देना है तो दैट इज़ अ बिजनेस लेटर। इंक्वायरी आप कोटेशन दे रहे हो, दैट इज़ अ बिजनेस लेटर। अगर आप कोई लीगली सबसे वो कर रहे हो तो वो फॉर्मल बिजनेस लेटर है। कोई क्लेम सेटल कर रहे हो तो दैट इज़ अ फॉर्मल बिजनेस लेटर। तो इनफॉर्मल में क्या आया? इनफॉर्मल में आ गया कि अगर आपका इंटरव्यू का कॉल है उसके लिए आपको लेटर आ रहा है तो दैट इज़ इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। या अगर आप कोई कंप्लेन को एड्रेस कर रहे हो दैट इज़ इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। या आप थैंक यू बोल रहे हो किसी अपने एसोसिएट को कि थैंक यू आपने हमारा सपोर्ट किया इस चीज़ में, दैट इज़ इनफॉर्मल। मतलब हार्डकोर काम से रिलेटेड चीज़ें नहीं है वो, हार्डकोर काम से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, उसको हम इनफॉर्मल बिजनेस लेटर की कैटेगरी में बोलते हैं। अब इनफॉर्मल बिजनेस लेटर इज यूज्ड फॉर कैजुअल करस्पॉन्डेंस बट डजंट नेसेसरली हैज टू बी casual tone of language. These letters include memorandums, appraisals, interview, thanks, reference letter, cover letter, customer complaint letters, emails, all the items which are less important or regular. आप रोज़ किसी को थैंक यू नहीं बोलोगे, रोज़ कंप्लेंट्स एड्रेस नहीं करोगे, रोज़ अप्रेजल नहीं देते बैठोगे। अप्रेजल मतलब प्रमोशंस, वो सब रोज़ के काम नहीं है, जो कभी कभी चीज़ें यूज़ होती हैं। अगेन यहाँ पे लिखा है कि इट डजंट मीन दैट इट हैज टू बी फॉर कैजुअल टोन, हाई बेब काम नहीं करेगा। यहाँ पे भी आपको फॉर्मली ही बातें करनी है, बस जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल है, वो डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ज़्यादा, तो उसको इनफॉर्मल बिजनेस लेटर बोलते हैं। ओके, सो 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, फॉर्मल बिजनेस लेटर, इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। अब यहाँ पे हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। अभी तक हमने जो भी लर्न किया हुआ है, और आई थिंक वील जस्ट टेक वन मोर टॉपिक, या वील जस्ट टेक वन मोर टॉपिक। अगेन छोटा टॉपिक है यार, टेंशन मत लिया करो, मैं ऐसे तुमको ऐसे जुर्म नहीं करूँगी तुम्हारे ऊपर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लेआउट और बिजनेस लेटर्स। लेआउट मतलब कोई चीज़ कैसी दिखेगी, हम बोलते हैं ना कि इस बिल्डिंग का लेआउट क्या होगा, इस रूम का लेआउट क्या होगा, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, वो बिल्डिंग कैसी दिखेगी, वो रूम कैसा दिखेगा। तो लेआउट ऑफ लेटर मतलब वो लेटर कैसा दिखेगा।
पटाखा, वेरी गुड। पटाखा, पटाखा वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, नॉट अ वेरी कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट। ऊपर वाली चीज़ें फिर भी आप में से काफ़ी लोगों को पता होगी, कॉमन सेंस रिलेटेड होगी। ये जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। टाइप्स ऑफ लेआउट लेटर, ब्लॉक्ड एंड सेमी ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड एंड सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट। अब सुन के ऐसा लग रहा होगा कि क्या है यार ये, ब्लॉक क्या हो गया, सेमी ब्लॉक क्या हो गया, मतलब भारी भारी शब्द यूज़ कर दिए। कोई भारी शब्द यूज़ नहीं किए यार, मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ उसको भारी तरीके से लिखा गया है वहाँ पे इतने इतने बड़े टॉपिक में। सेमी ब्लॉक्ड हो गया, मॉडिफाइड ब्लॉक लेआउट, मॉडिफाइड ब्लॉक, एक सेकेंड, मॉडिफाइड ब्लॉक लेआउट। ओके, इसको सेमी ब्लॉक को मॉडिफाइड ब्लॉक लेआउट भी बोलते हैं। यहाँ लिख दो ताकि एग्जाम के पहले जब तुम ये डायग्राम देख रहे हो तब तुम्हारा फट सीरियल है क्या होता है बता देती हूँ। 2 मिनट लगेंगे बस, देख लेना, 2 मिनट ही लगेंगे, उसके ऊपर नहीं लगेंगे। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक फॉर्मेट में सब कुछ जो भी ऊपर हमने चीज़ें पढ़ी ना, सैलिटेशन, सब्जेक्ट, डेट, मेन बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेटरी, सब कुछ लेफ्ट अलाइन रहेगा। सब कुछ लेफ्ट अलाइन रहेगा, मतलब सब कुछ लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, सब कुछ लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। पहले ही देख लो एक बार, सब कुछ आप देख रहे हो इसमें, ये सब कुछ लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट हुआ है। ये एक प्रॉपर पेज है, ये सब कुछ ये लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट हुआ है, कुछ भी बीच से, कोई भी एक भी सेंटेंस बीच से स्टार्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे एक भी कॉमा यूज़ नहीं किया गया है। मतलब नॉर्मली हम सैल्यूटेशन के बाद यूज़ करते कॉमा और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद यूज़ करते कॉमा, कहीं पे भी कॉमा यूज़ नहीं किया है। बस इतना ही है ब्लॉक फॉर्मेट, इतना ही है ब्लॉक लेआउट फॉर्मेट। क्या है वो कि एवरीथिंग all comments at the left margin as is shown in the specimen below. Another point to note is that there are no commas are used after inside address, salutation और complimentary close. inside address क्या है मैडम, inside address ये है, इसके बाद भी कहीं कॉमा यूज़ नहीं किया, salutation के बाद भी कहीं कॉमा यूज़ नहीं किया है, और complimentary close के बाद भी कहीं कॉमा यूज़ नहीं किया गया है। ओके, सो यहाँ पे अभी आप चाहो एग्जाम में सिंप्लीफाई करने के लिए तो आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ लिख लो एवरीथिंग लेफ्ट नो कॉमर्स, एवरीथिंग लेफ्ट नो कॉमर्स, ताकि आपको बाद में रिविजिट करने की जरूरत नहीं पड़े। आपका पूरा 1-1.5 पेज का जो रिवीजन है, पूरा 1-1.5 पेज का रिवीजन बच जाए, तो आप इसी डायग्राम में, सिर्फ ये जो जितना सा डायग्राम है, इस डायग्राम में आपका पूरा रिवीजन हो जाए। ओके, इसको आप अपडेट करो अपने तरीके से। ये मैं आपको टिप्स दे रही हूँ कि आप कैसे अपने नोट्स को स्क्रंच कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेमी ब्लॉक्ड, सेमी ब्लॉक्ड और मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल लेटर। मैंने आपको बोला कि ऊपर लिख दो मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल लेटर, ताकि आपको वापस से पैराग्राफ में नहीं हो। इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें सेंट्रली अलाइंड होती है और कुछ चीज़ें राइट अलाइंड होती है, सेंट्रली अलाइंड होती है कुछ चीज़ें, राइट अलाइंड होती है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि राइट अलाइन क्या होती है, बाकी सब सेंट्रली अलाइंड होती है। सिर्फ ये याद रखो राइट अलाइन क्या होता है, बाकी सब सेंट्रली अलाइन होता है। राइट अलाइन क्या क्या होता है मैडम, डेट राइट अलाइन होता है, कंक्लूजन राइट अलाइन होता है, और सिग्नेचर राइट अलाइन होता है। डेट ऑफ द लेटर, कंक्लूजन, सिग्नेचर आर अलाइन टू द राइट ऑफ द लेटर, रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज सेंट्रली अलाइन एंड कॉमास आर यूज्ड। 3 पॉइंट्स है मैडम इसमें, 3 पॉइंट्स है कि मैडम इसमें डेट, कंक्लूजन और सिग्नेटरी, डेट, कंक्लूजन और सिग्नेटरी राइट अलाइंड है, बाकी सब सेंट्रली अलाइंड है, और इसमें कॉमास यूज होते हैं, इसमें कॉमास यूज हो सकते हैं। देखो नीचे डेट राइट अलाइंड है, ये पेज है, ब्लॉक में सब कुछ लेफ्ट से चालू हो रहा था, यहाँ पे सेमी ब्लॉक्ड और मॉडिफाइड ब्लॉक है, तो डेट राइट अलाइंड है। उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेटरी जो है ये भी राइट अलाइंड है, और यहाँ पे आप देखो कॉमास यूज हो रहे हैं, यहाँ पे देखो कॉमास यूज हो रहे हैं। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। मतलब नाम भारी है, मैंने बोला ना नाम भारी है, इससे लग रहा है कि बहुत ही 30 मार्क का कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। डायग्राम में जाके अपडेट कर लो, ये ऊपर वाले डायग्राम में जाके अपडेट कर लो कि टाइप्स ऑफ लेआउट लेटर, ब्लॉग में सब कुछ लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ लाद करने की जरूरत नहीं, सब कुछ लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और नो कॉमास, ये आप डायग्राम में लिख दो। सेकेंड इसमें आप लिख दो कि कॉमास आर यूज्ड एंड एवरीथिंग एल्स इज सेंट्रली अलाइंड एक्सेप्ट डेट, कंक्लूजन और सिग्नेटरी। डेट, कंक्लूजन और सिग्नेटरी राइट अलाइंड है, एवरीथिंग एल्स इज सेंट्रली अलाइंड, और क्या बोलते हैं यहाँ पे कॉमास यूज होते हैं। बस इतना ही है ब्लॉक्ड और सेमी ब्लॉक्ड। अपने डायग्राम को अपडेट कर लो ताकि जो नीचे नीचे के पेजेस हैं ये आपको
पूरा का पूरा फिर से पढ़ना नहीं पड़े। बस एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, आप देखो नोट लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भैया आप ब्लॉक्ड भी यूज़ कर सकते हो, आप सेमी ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो, आप सेंट्रली अलाइन करके करो या लेफ्ट अलाइन करो, राइट अलाइन करो, आपको कॉमास यूज़ करें, जो करना है आप करो। बस इतना ध्यान रखो कि जो फॉर्मेट आपने ऊपर पकड़ा, आपने अगर पकड़ा कि सब कुछ लेफ्ट अलाइन होगा, तो आप पूरे लेटर में सब कुछ लेफ्ट अलाइन कर दो। बस इतना ध्यान रखो कि पूरे लेटर में सब कुछ लेफ्ट अलाइन हो। अगर आपने सेमी ब्लॉक्ड यूज़ किया तो आप इतना याद रखो कि आपको डेट, कंफ्यूजन और सिग्नेटरी राइट मिलना है, बाकी सब सेंट्रली अलाइन करना और कॉमास यूज़ करना है। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करो कि आपने एक फॉर्मेट पकड़ा तो उसी फॉर्मेट को पकड़ा है। ये फॉर्मेट से रिलेटेड हो गया। दूसरा, आप देखते होंगे कि कभी कभी ना ऑटो करेक्ट में, बचपन में हमने स्पेलिंग सीखी है कलर की, ये COLOUR। अभी आजकल मोबाइल में ऑटो करेक्ट में आती है स्पेलिंग, ये दोनों सही है भैया, दोनों सही है। ये है स्पेलिंग एज पर UK पीपल, ये है स्पेलिंग एज पर अमेरिकन पीपल। अब तुम्हारी इच्छा है, ब्रिटिशर्स को फॉलो करो या US वालों को फॉलो करो। अंग्रेज़ों को, कौन से अंग्रेज़ को तुमने फॉलो करना है तुम देख लो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने डिवाइस की है ना यार। तो या तो तुम UK वालों को फॉलो कर लो या US वालों को फॉलो करो, बट जिसका भी तुमने हाथ पकड़ा UK या US वालों का, उसका हाथ पूरे लेटर भर पकड़ के चलना है, उसका हाथ आपको हमेशा मेंटेन करके चलना है। ओके, इसके और एग्जाम्पल्स है फेवर, लेबर, ये सारे एग्जाम्पल्स है। OUR जहाँ पे भी है ना तो वो लोग सिर्फ OR लिख देते हैं। कोई भी आप फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, कोई भी UK US इंग्लिश यूज़ कर सकते हो, बट कंसिस्टेंटली आपको वो चीज़ मेंटेन करके चलना है। यहाँ पे we'll stop, take a pause at business correspondence, we'll now move to business terminologies, बट एज ऑलवेज हम कभी भी ऐसे नहीं चाहते कि बस ख़त्म हो गया, हम पूरा से रिवाइज करके जाएंगे। फट से रिवाइज कर लेते हैं विद इन 2-3 मिनट्स। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैडम बिजनेस करस्पॉन्डेंस के ऊपर, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेटिंग थ्रू लेटर्स। बिजनेस करस्पॉन्डेंस पढ़ना क्यों जरूरी है कि जब भी हम फेस टू फेस बात करें तो हमारी टोन कुछ बोल देती है, हमारी स्माइल से चीज़ें कम्युनिकेट हो जाती है, बट जब हम लिख के बात करें तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट नहीं होती। हैंस इट बिकम्स ऑल द मोर नेसेसरी कि आप उस चीज़ को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करो, आप उस चीज़ को प्रॉपर्ली लिखो। फिर हमने देखा मैडम बिजनेस लेटर होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करो, या एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स से, अपने एम्प्लॉइज से, अपने क्लाइंट से, किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा हो, तो दैट इज बिजनेस लेटर। फिर हमने देखा कि एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर क्या है, मतलब एक बिजनेस लेटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसमें था सबसे पहले लेटर हेड। लेटर हेड में बेसिक डिटेल्स होती है, कंपनी का नाम हो गया, सिन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, वेबसाइट एड्रेस हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया। उसके बाद लेटर हेड आता है। लेटर हेड में ये चीज़ होती है। उसके बाद आ गया रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर इज टू रिट्रीव और टू लिंक टू लेटर्स बिटवीन देम। डेट कभी भी एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखनी है, आपको मंथ पूरा लिखना है। सेकेंड, उसके बाद आता है स्पेशल मार्किंग। स्पेशल मार्किंग या तो ये कॉन्फिडेंशियली आप चाहते हो कि रजिस्टर्ड पोस्ट जाए, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन आप जान देना चाहते हो तो वो स्पेशल मार्किंग आ जाएगा। उसके बाद आता है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस इज नथिंग बट रेसिपिएंट का एड्रेस, कि जिसको हम एड्रेस लिख रहे हैं वो कौन है, उसका एड्रेस क्या है। फिर आती है अटेंशन लाइन। अगर आप किसी स्पेसिफिक इंसान को अटेंशन दिलाना चाहते हो तो आप अटेंशन लाइन यूज़ करोगे। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इज स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन इज डियर सर, डियर मैडम। उसके बाद आता है डियर मिस्टर एक्स, डियर मिस एक्स, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, हमको यूज़ नहीं करना है। फिर आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की किस बारे में है, दूसरा मुद्दे की बात, तीसरा कंक्लूजन का, मतलब एक अच्छे वे में उसको क्लोज कर देना। वी थैंक यू इन एंटिसिपेशन, वी अवेट योर रिस्पॉन्स, वी होप फॉर अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। फिर आता है इसमें थैंकिंग यू यूज़ नहीं करना है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिंक्ड होता है सैल्यूटेशन। अगर आप डियर सर, डियर मिस्टर, डियर सर, डियर मैडम यूज़ कर रहे हो तो आपको योर्स फेथफुली यूज़ करना है। अगर डियर मिस्टर एक्स, डियर मिस एक्स करो तो योर्स सिंसियरली। अगर सिर्फ सर मैम यूज़ करो तो योर्स ट्रूली यूज़ करना है। फिर सिग्नेटरी आता है किसने लिखा, उसमें आपको अपना जो नाम है वो कैपिटल्स में लिखना रहता है, ब्रैकेट में, और अपनी डेजिग्नेशन लिखनी होती है। इंक्लोजर्स मतलब आपने किस किस को कॉपी सर्कुलेट किया, और एनेक्जर्स मतलब आप चाहते हो कि किस किस, आप अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हो तो उसको एनेक्जर बोलते हैं। फिर हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर में टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स थे मैडम, फॉर्मल बिजनेस लेटर, इनफॉर्मल बिजनेस लेटर, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ हो रहे हैं, जो हार्डकोर बिजनेस से यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मल बिजनेस लेटर। इनफॉर्मल बिजनेस लेटर आ गया जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लिंक नहीं है, कभी कभी यूज़ होते हैं, बट इसमें भी हमें कैजुअल टोन यूज़ नहीं करनी, इसमें भी हमको फॉर्मल तरीके से ही बात करनी है। फिर लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, ब्लॉक्ड एंड सेमी ब्लॉक्ड। सेमी ब्लॉक को हम मॉडिफाइड ब्लॉक भी बोलते हैं। ब्लॉक बिजनेस लेटर में मैडम इतना था कि सब कुछ लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा था, एवरीथिंग वाज अलाइन टुवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन, और यहाँ पे कॉमास यूज़ नहीं हो रहे थे। सेमी ब्लॉक्ड या मॉडिफाइड ब्लॉक में क्या होता है कि डेट, कंक्लूजन और सिग्नेटरी जो चीज़ें हैं
वो राइट साइड से अलाइन होती है और बाकी सब कुछ सेंट्रली अलाइंड होता है और यहाँ पे कॉमाज यूज़ होते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं मैडम, बट आपको इतना बात याद ध्यान रखनी है कि आप चाहे जो यूज़ करें, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप कंसिस्टेंटली पूरे लेटर में वो यूज़ करें। सेम इज़ विद इंग्लिश, यूके इंग्लिश एंड यूएस इंग्लिश। आप जो इंग्लिश चाहें आप वो इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, बट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। ओके, विद दिस वील टेक अ पॉज एट बिजनेस करस्पॉन्डेंस, बट प्लीज़ गिव मी लास्ट 10-15 मिनट्स कि हम उसको बिजनेस टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लें। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो वील क्विकली स्टार्ट विद बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे, बट बर्डन काफ़ी कम हो जाता है, जो कि मैं हर बार आपको बताती हूँ। ओके, सो प्लीज़ ओपन द बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का पेज। हमने EF तक ख़त्म कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हमारे G पे, G स्टार्ट होता है गैप से। गैप होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपको सिर्फ फुल फॉर्म दिया तो आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना है। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसके बाद आता है GDP होता है, GDP का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट इसका आपको आगे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री फॉर यूज विद इन इट्स ओन बॉर्डर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। आपने सुना होगा इंडिया का GDP गिर रहा है ड्यूरिंग कोरोना वायरस, इंडियाज GDP हैज़ डिक्लाइन ट्रिमेंडसली, ऐसे टर्म सुनोगे। तो GDP क्या है कि हम जितने भी प्रोडक्ट सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज जो हम बेचते हैं अपनी ही कंट्री में, जो हम अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं और जो हम अपनी ही कंट्री में बेचते हैं, उसका जो टोटल होता है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको GDP बोलते हैं। नेक्स्ट इज GDR, अगेन ओनली फुल फॉर्म। GDR इज ग्रॉस डिपॉजिटरी रिसीट। GDR इज ग्रॉस डिपॉजिटरी रिसीट, आपको सिर्फ फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। Goodwill is an intangible saleable asset such as reputation and location of a business which makes the business worth more than its book value. Goodwill is reputation. अब हल्दीराम से यार नाम ही काफ़ी है, हल्दीराम से नाम ही काफ़ी है, मैकडोनल्ड्स है नाम ही काफ़ी है, ज़ारा है नाम ही काफ़ी है। क्यों? इनकी बिजनेस की वर्थ कुछ भी हो सकती है। अब फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इनकी बिजनेस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मे बी सम ऑफ देम आर इन लॉसेस ऑल्सो, सम ऑफ द स्टार्टअप्स, बट फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का एक नाम है, एक इज्जत है, एक रेपुटेशन है। दे आर नोन थ्रू आउट द नेशन कि फ्लिपकार्ट एक ई पोर्टल कंपनी है, तो उनका एक नाम है। वो जो नाम है, वो जो इज्जत है, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। वो जो नाम है, वो जो इज्जत है, वो शौहरत है, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। ये इज्जत, ये शौहरत के कारण इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इनकी बुक्स में कुछ भी वैल्यू हो, बट ये इज्जत, ये शौहरत के कारण इनकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है। ये जो इज्जत शौहरत के कारण वैल्यू बढ़ी है, उसको हम बोलते हैं गुडविल। ये इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते। नाम शौहरत को आप फील नहीं कर सकते ना, तो दैट इज गुडविल। ओके, नेक्स्ट इज ग्रीवेंस। ग्रीवेंस इज अ कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट एन अटॉर्नी और जज क्लेमिंग एन एथिक्स वायलेशन। मतलब अगर किसी जज ने कोई एथिक्स वायलेशन किया है, मतलब जानबूझ के सपोज उसने आपके साथ गलत किया है या कंट्री के साथ गलत किया है या कुछ भी गलत किया है, तो अगर कोई एथिक्स वायलेट किए हैं तो उसके अगेंस्ट अगर हम कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रीवेंस। उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज टोटल सेल्स, मतलब टोटल इनकम लेस कॉस्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स। मतलब सेल्स करने के लिए जो भी डायरेक्ट कॉस्ट आते हैं, वो डायरेक्ट कॉस्ट जो सेल्स से लिंक्ड होते हैं, वो डायरेक्ट कॉस्ट जब हम अपनी टोटल इनकम से माइनस करते हैं तो वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें हम इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते हैं, इसमें हम टैक्सेस इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली सेल्स से इंक्लूड नहीं, ये डायरेक्टली सेल्स से रिलेटेड नहीं है। तो टोटल कॉस्ट माइनस ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू सेल्स जब हम माइनस करते हैं उससे, तो वो जो रिजल्टेंट आता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। Guarantee and undertaking by a person in writing to be answerable for deeds of another person. The liability or guarantee or surety is of secondary and it is invoked only when the original party defaults. अब बैंक में ना काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं बैंक हूँ, मैंने आपको लोन दे दिया, या आप बैंक है, आपने मुझे लोन दे दिया, बट आपको डाउट है कि भैया मैं घपला कर लूँगी, मैं कट लूँगी यहाँ से, बट आप तुषार सर को जानते हैं, तुषार सर भैया एक्सपर्ट हैं लॉ के, क्रेडिटेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा है, तो आप बोलते हैं कि आप तुषार सर को बोलिए कि वो आपकी तरफ से गारंटी लेंगे तो हम आपको लोन सैंक्शन करके डिसबर्स कर देंगे। अब इसका क्या मतलब है कि तुषार सर मेरा लोन पे करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, लोन मैं ही पे करूँगी। बट अगर ऐसा होता है कि मैं हाथ खड़े कर देती हूँ, मतलब मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए और मैं बोल देती हूँ कि भैया मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगी,
तो बैंक जाएगी तुषार सर के पास कि तुमने दिव्या मैडम की गारंटी ली थी तो अब तुम उनके बदले के पैसे भरो। ओके, तुमने दिव्या मैडम की गारंटी ली थी तो अब तुम उनके बदले के पैसे भरो। गारंटर जो है इंसान, वो गारंटी लेता है, मेरी तुषार सर गारंटी ले रहे हैं कि दिव्या मैडम अच्छा खासा कमा लेती हैं तो वो भर देंगी आपकी लोन्स, बैंक आप टेंशन मत लीजिए। अगर दिव्या मैडम नहीं दे पाएगी तो मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं उनका लोन पे कर दूंगा। सो दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गारंटी और तुषार सर इज कॉल्ड एज गारंटर, जो बंदा गारंटी दे रहा है इसमें। ओके, नेक्स्ट इज गार्डियन, अ पर्सन हैज द पावर एंड ड्यूटी टेक केयर ऑफ अनदर पर्सन and or to manage the property and rights of another person who is considered incapable of taking care of his or her own personal affairs। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनको पता है कि लीगल गार्डियन बोलते हैं, मतलब अगर आप 18 ईयर्स के अंडर हैं तो आप, ऐसा हमारे देश में माना जाता है कि आप खुद के डिसीजंस लेने के केपेबल नहीं है और आपके पेरेंट्स आपके साथ हॉस्टल में रह नहीं रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि आप एक लीगल गार्डियन है, लोकल गार्डियन को बता दीजिए कि अगर हमें कुछ बताना है या हमें कुछ हेल्प चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उस गार्डियन को अप्रोच करें। तो वो बंदा जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप 18 साल के नीचे हैं या आप मेंटली प्रॉब्लम में हैं या आप कोई इस तरीके से कि आप इनकेपेबल है अपने डिसीजंस लेने के लिए, तो आपका एक गार्डियन हो जाता है। ओके, जी सीरीज इज ओवर। नेक्स्ट इज हेबिस कॉर्पस, अ कोर्ट ऑर्डर यूज टू ब्रिंग अ पर्सन फिजिकली बिफोर अ कोर्ट इन ऑर्डर टू टेस्ट द लीगैलिटी ऑफ पर्सन डिटेंशन। अब अगेन मैं बोलती हूँ कोर्ट की चीज़ें कभी भी अगर बेसिकली समझनी हो ना ऊपर से, तो भैया एकता कपूर के सीरियल पकड़ लो। एकता कपूर के सीरियल में आप देखते होंगे कि वो मीर के ऊपर चार्ज लगा दिया गया है कि इसने खून किया है इसका किसी का, तो भी, या तुलसी ने मीर का खून कर दिया है। तुलसी मीर एक कैरेक्टर्स थे, तुम भले आजकल के बच्चे होंगे तुमको नहीं पता होगा, बट अरेस्ट में है, वो कस्टडी में है, तो कभी भी कोर्ट की हियरिंग होती है तो जज बोलता है कि प्लीज़ मीर साहब को बुलाया जाए, तुलसी मैडम जी को बुलाया जाए। क्यों बुलाया जाता है? ये हेबिस कॉर्पस है कि भैया जिस इंसान के ऊपर ब्लेम आ रहा है, जिस इंसान की कस्टडी में हमने रखा है, उस इंसान को मौका दिया जाए कि वो हियरिंग में आके अपना जो सेंटेंस है, अपनी जो भी उसको कहना है वो कह सके, ताकि एक फेयर एक डिसीजन हो, एक जस्टिस हो प्रॉपरली। उस प्रिंसिपल, ये वो प्रिंसिपल है। ओके, नेक्स्ट इज हेज, reducing risk by taking a position which offsets an existing or anticipated exposure in financial operations। ऊपर हमने फ्यूचर्स पढ़ा, फॉरवर्ड्स पढ़ा एंड ये सारे टर्म्स पढ़े, ये सब कुछ नहीं, हेजिंग ऑप्शन। हेज मतलब हम अपनी रिस्क को काटना चाहते हैं, हम अपनी रिस्क को जितना कम हो सके उतना एलिमिनेट करना चाहते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू पढ़ के। अगेन दीज आर वेरी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स। हेज मतलब टू रिड्यूस योर रिस्क, टू कवर योर रिस्क। ओके, दैट इज कॉल्ड एज हेजिंग। Next is hire purchase, an agreement to hire goods for use with an option to transfer the title after payment or installments agreed upon। काफ़ी इसमें ऐसा होता है, आपने हायर परचेज अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि हायर परचेज में क्या होता है कि आप इंस्टॉलमेंट भर दो, फिर जब इंस्टॉलमेंट भरते जाओ प्रॉपर्टी, मतलब वो जो भी चीज़ के लिए आप हायर परचेज, अगर एक मशीनरी पे है तो वो मशीनरी आपके पास है, आप मशीनरी यूज़ कर सकते हो, बट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप भरोगे तब वो मशीन आपके नाम पे होगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हायर परचेज। उसके बाद है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी विच कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ वन और मोर पर्सन्स। होल्डिंग और सब्सिडी का कॉन्सेप्ट होता है कि एक होल्डिंग कंपनी होती है जिसका अपनी हर सब्सिडरी कंपनी, मतलब अपनी हर छोटी कंपनी में एक मेजर स्टेक होता है, एक मेजर परसेंटेज होता है। वो सारी अपनी सब्सिडरी कंपनीज को जो उसके अंडर आती हैं उसको कंट्रोल करती हैं। तो वो कंपनी जो सारी सब्सिडरीज में जिनका होल्ड और वो जिनको कंट्रोल करती है, उस कंपनी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। Last is hypothecation, the act of pledging or mortgaging movable or immovable assets। मॉर्गेज करना या हाइपोथेटिकेट करना मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखना, बेसिकली दिस इज नथिंग बट गिरवी करना, गिरवी रखना। ये आप लिख दो यहाँ पे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। IAS इज जस्ट नथिंग बट अ फुल फॉर्म, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IMF इज नथिंग बट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अगेन ओनली फुल फॉर्म्स, सो यू ओनली हैव टू लर्न द फुल फॉर्म्स। उसके बाद है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज नथिंग बट P&L, आपका P&L जहाँ पे प्रॉफिट्स लॉसेस आपको बराबर दिखते हैं, आप असेस कर पाते हो कि कितना प्रॉफिट हो कितना लॉस है, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रिपेयर होता है। उसके बाद आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब एक डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट आप जितना कमाती हो उसमें से ले लेती है। यहाँ पे वील जस्ट एंड इट, यहाँ पे वील एंड बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। इसके नेक्स्ट इसमें हम आगे बढ़ेंगे इंडेमनिटी से। ओके, फॉर नाउ वील जस्ट स्टॉप एट दिस एंड आई होप कि यार आपको हेल्पफुल हो ये लेक्चर, आपके लिए ये लेक्चर यूज़फुल रहा होगा। एंड
आई होप आप रिवाइज कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई होप आप रिवाइज कर रहे हैं। एंड ये टर्मिनोलॉजीज आप मार्क करते जा रहे हैं साइमल्टेनियसली कि जैसे मैंने आपको बताया था आती है, नहीं आती है, या अच्छे से आती है, मेरे बताने के पहले आती है, मेरे बताने के बाद आती है, या अभी भी कन्फ्यूजन है बताने के बाद भी, तो उसको प्रॉपरली मार्क कर लीजिए। एंड ओके, दैट्स अबाउट इट। प्लीज़ रिवाइज बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर में आइए तो आपके लिए ही ईजी होगा, नहीं आएंगे तो आप अपनी ही कबर खोद रहे हैं। एंड ओके, आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन मस्त रहो यार, खुश रहो, सेफ रहो। ओके, बाय बाय, सी यू।